हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट होती क्या हो रही है, करती क्या है। जैसा हम इफ एल्स यूज करते हैं, इफ एल्स में क्या होता है, हम अलग अलग कंडीशन चेक करते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से हम कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, हम कुछ चेक करते हैं और पर्टिकुलर इक्वलिटी मींस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वो होता है स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच स्टेटमेंट अलाउज ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं यूजर से ऑप्शन लेना कि आप 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ प्रेस कीजिए। अगर वो 1 प्रेस करता है तो हम हेलो लिखते हैं, 2 प्रेस करता है तो बाय लिखते हैं, 3 प्रेस करने पे एग्जिट कर देते हैं। तो इस तरह हम उस एक वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच करके जो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वहां पर हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले स्विच कीवर्ड, देन एक्सप्रेशन और वेरिएबल। ठीक है, मींस हम किसके साथ मैच करना चाहते हैं। उसके बाद आता है केस कीवर्ड, ये भी कीवर्ड है। लेबल 1 मींस यहां पे हम अगर एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल देते हैं ए दिया, तो अगर ए की वैल्यू क्या हो, लेबल में वैल्यू हम देते होते हैं कि अगर ए की वैल्यू 1 हो तो वो ये एग्जीक्यूट करे। उसका कोलन देन स्टेटमेंट्स मींस अगर वैल्यू 1 है तो इक्वल आ गया, मींस इक्वलिटी आ गई, तो वो क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करे। देन ब्रेक, ब्रेक इज मस्ट। क्यों जरूरी है ये आपको मैं प्रोग्राम से बताऊंगा। हम कुछ केसेस देते हैं, लास्ट में हम देते हैं डिफॉल्ट। इसको फर्स्ट एंड लास्ट रखने से कुछ फर्क नहीं है, ये काम सेम ही करता है। सेम मींस कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। जो डिफॉल्ट में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं। ओके, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं इसे कि ये है क्या। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आगे हमने यहां पर एक वैल्यू ली, वैल्यू 1। ओके, स्विच वैल्यू मींस ये वैल्यू के साथ अब कंपेयर करेगा। वैल्यू क्या है, 1 एक इंटीजर। केस 1 मींस क्या वैल्यू की जो वैल्यू है वो 1 है, वैल्यू की जगह यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो प्रिंट करेगा 1 एंड देन ब्रेक। केस 2 है तो 2 करेगा, 3 है तो 3 करेगा। बाय डिफॉल्ट में हमने दे दिया वैल्यू इज अदर देन 1 2 3। ओके, तो आइए इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। 1 पे आ रहा है, इसको होप कर देते हैं 3, वैल्यू इज 3। एंड अगर हम इसको 4 करते हैं तो क्या आता है, ये देखिए वैल्यू इज अदर देन 1 2 3। अब बात आती है यहां पर हम ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहे हैं। ब्रेक हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम जैसे ही देखिए अगर फर्स्ट केस ही मैच कर जाता तो प्रिंट होता। प्रिंट होने के बाद अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो सेकंड में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड को भी करेगा, डिफॉल्ट को भी करेगा। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है अगर हम ब्रेक का यूज नहीं करते और फर्स्ट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होती है। ये रहा। ओके, ये देखिए आउटपुट, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 3, वैल्यू इज अदर देन 1 2 3 मींस इसके बाद सभी की सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं और ये है स्विच स्टेटमेंट। फंक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं। तो फंक्शन होता क्या है और ये क्या काम करता है। फंक्शन होता है एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मींस कि अगर हम एक पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं, लेट अस सपोज हम ऐड करना चाहते हैं
एक फंक्शन में अगर हमें 10 बार ऐड करना है कुछ भी चीज, तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम में अगर हमें ऐड करना है 10 बार, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम का, ताकि हम अगर 10 बार ऐड करना चाहें तो हमें बार बार ऐड का प्रोसीजर ना अप्लाई करना पड़े। इस तरह की चीजों के लिए हम फंक्शन बना सकते हैं। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स क्या है? इंटीजर है, वॉइड है, फ्लोट है। ये रिटर्न क्या करेगा? अगर हम एक फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे हैं, हम कहते हैं आप 2+3 कीजिए, तो हमें 5 रिजल्ट भी मिलना चाहिए ना। तो हमें रिटर्न टाइप से मिलता है कि 2+3 अगर हम इंटीजर दे रहे हैं दो, तो इंटीजर सम आएगा। तो आप उसका रिटर्न टाइप इंटीजर हो सकता है, अलग अलग तरह से हो सकता है। इसका एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा, अभी हम वो भी करेंगे। उसके बाद फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट मीन्स हमें क्या चीज पास करनी है हमारे फंक्शन को। उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन ये आता है एग्जांपल। इस लाइन के बारे में अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद ये देखिए हमारा प्रोग्राम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन बनाया ABC, A में 7, B में 10, C इज इक्वल टू एड AB। एड क्या है? एक फंक्शन बनाया है मैंने जो क्या करेगा, A और B दो इंटीजर्स को ऐड करेगा। ओके, तो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं, एक इंटीजर A, एक इंटीजर B, और उसका सम C में ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए फंक्शन बनाया अलग से। जब हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही होगा, वो रिटर्न इंटीजर ही करेगा। तो ये इंटीजर ऐड इंटीजर x, यहां पर जरूरी नहीं है हम सेम वेरिएबल नेम ले। यहां पर ये a का अलग मेमोरी स्पेस होगा और x का अलग मेमोरी स्पेस होगा। फंक्शन सेम मेमोरी को यूज नहीं करते, वो अलग अलग मेमोरी को यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर x को अलग से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, और y को अलग से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहां पे क्या कर रहे हैं? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न क्या कर रहे हैं? x प्लस वाई, x और y को जोड़कर रिटर्न कर रहे हैं, और वो रिटर्न कहां पर सेव हो रहा है? C में। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं। यहां पर हमने उसका आउटपुट शो किया है, सम इज 17। ओके, तो इस लाइन का क्या मीनिंग है? इस लाइन का मीनिंग है हमने यहां पर एक फंक्शन यूज किया ऐड, लेकिन उसको ये होती है उसकी डेफिनेशन। ओके, उसको डिफाइन हमने बाद में किया। तो कंपाइलर तो कहेगा कि आपने फंक्शन बनाया ही नहीं। तो हमें कंपाइलर को बताना होता है कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो उसका हम यहां पर प्रोटोटाइप देते हैं। उसकी डिक्लेरेशन, उसकी प्रोटोटाइप यहां पे बताते हैं कि किस तरह का होगा। एक इंटीजर रिटर्न करेगा, नाम होगा, और दो इंटीजर्स पास किए जाएंगे। तो ये चीज होती है उसकी प्रोटोटाइप। ये है फंक्शंस के बारे में। हम वेरिएबल स्कोप के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि स्कोप क्या होता है। स्कोप होता है एक रेंज, उसकी किसी भी चीज की रेंज क्या है वो उसका स्कोप होता है। तो अब बात आती है वेरिएबल्स का स्कोप। ये क्या हुआ? तो वेरिएबल का स्कोप ये हुआ कि एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया वो हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, एक सी के प्रोग्राम में किस रेंज के अंदर काम कर सकता है, वो एक वेरिएबल का स्कोप हुआ। तो सी लैंग्वेज में दो तरह के स्कोप होते हैं, एक लोकल स्कोप और एक ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक, जो वेरिएबल किसी भी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाएगा, किसी भी फंक्शन के अंदर क्रिएट किया जाएगा, वो एक लोकल वेरिएबल होगा।
मीन्स वो वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक में, उसी फंक्शन में ही यूज किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं। और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक फंक्शन के आउटसाइड मीन्स फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करने का मीन्स कि वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी और किसी दूसरे फंक्शन में भी। ओके, तो दो तरह के हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। लोकल में जो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होगा, और ग्लोबल मीन्स वो पूरे सी प्रोग्राम में कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो आइए हम वेरिएबल स्कोप के बारे में इस एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया है, एक फंक्शन में आगे बनाने जा रहा हूं। मैंने उसका प्रोटोटाइप बताया, void प्रिंट। void मेन मेरा मेन फंक्शन, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया b, इसको मैंने वैल्यू दी 5, और एक ग्लोबल वेरिएबल लिया a, इसको मैंने वैल्यू नहीं दी। ओके, यहां पर मैंने a को वैल्यू दी 10। ओके, और प्रिंट b की वैल्यू करवाई क्योंकि b एक लोकल वेरिएबल है। यहां पे मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इसे कॉल करेगा और ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ a को प्रिंट करता है। ये देखिए मैंने a की वैल्यू यहां पर दी थी और प्रिंट इसको यहां पे करवा रहा हूं। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि a वेरिएबल ग्लोबल है। अगर मैं चाहूं कि a को मैं इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दूं और यहां से कॉल करके यहां पे प्रिंट करवाऊं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। वैल्यू ऑफ b इज 5 एंड a इज 10। ये है वेरिएबल स्कोप, लोकल एंड ग्लोबल। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर एक डिफरेंस के बारे में सीखेंगे। किन दो चीजों के बीच में? डिफरेंस इन स्वैप बाय वैल्यू एंड स्वैप बाय रेफरेंस। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहां पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया स्वैप नाम का, जिसके अंदर मैं दो इंटीजर्स पास कर रहा हूं। मेन के अंदर मैंने एक x लिया जिसकी वैल्यू मैंने 5 रखी, एक y लिया जिसकी वैल्यू मैंने 10 रखी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर इन दोनों की वैल्यूज प्रिंट करवाई। देन स्वैप जो हमने फंक्शन बनाया था उसे कॉल किया। स्वैप फंक्शन कर क्या रहा है, यहां पे देखते हैं। स्वैप फंक्शन में मैंने क्या लिया, एक इंटीजर a, जो वैल्यू यहां पर थी x थी यहां पर 5, तो वो a के अंदर कॉपी हो जाएगी। अब मतलब a की वैल्यू 5 हो गई। यहां पर जो y की वैल्यू थी 10 वो b में कॉपी हो जाएगी, तो मीन्स b की वैल्यू हो गई 10। यहां पर एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया। टेम्परेरी वेरिएबल में मैंने a की वैल्यू को स्टोर किया, उसके बाद a के अंदर मैंने b की वैल्यू को स्टोर किया और b के अंदर टेम्परेरी की वैल्यू को स्टोर किया, जिससे क्या होता है, a और b की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, मीन्स स्वैप हो जाएगी। उसके बाद मैंने इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया, सिंपल। देन यहां पर आएगा कर्सर, यहां पर क्या प्रिंट करेगा, वैल्यूज आफ्टर स्वैप इन द मेन। जो मेन के अंदर स्वैप के बाद वैल्यूज आएंगी उनको प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं तीन अलग अलग जगह पर x और y की क्या क्या वैल्यू आती है। यहां पर कंपाइल एंड रन। वैल्यूज बिफोर स्वैप क्या है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। वैल्यूज आफ्टर स्वैप, जो हमारा स्वैप फंक्शन है उसके अंदर x और y की वैल्यू क्या है, स्वैप हो चुकी है। x की वैल्यू क्या आई 10, y की वैल्यू 5। बट वैल्यूज आफ्टर स्वैप इन मेन, मेन में क्या वैल्यूज हैं 5 एंड 10, यहां पर चेंज नहीं हुआ। रीजन क्या है, क्यों चेंज नहीं हुई? रीजन है, जब हम यहां पर फंक्शन को कॉल करते हैं, जो ये x की वैल्यू थी 5 वो कॉपी हो जाती है a में। a यहां पर एक नया वेरिएबल बनता है, एक मेमोरी के अंदर नया स्पेस क्रिएट होता है a का, ना कि जो सेम स्पेस है x का उसी के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है। इसलिए जो वैल्यूज चेंज होती है वो सिर्फ
टेम्परेरीली चेंज होती है, सिर्फ लोकल स्कोप में चेंज होती है, ग्लोबल स्कोप में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हमें बाद में वैल्यूज दिखती हैं, बाद में जो वैल्यूज मिलती हैं वो अनचेंज्ड होती हैं। तो आइए अब स्वैप बाय रेफरेंस मींस कॉल बाय रेफरेंस के बारे में देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस का क्या मीनिंग होता है? रेफरेंस से मीनिंग है कि अगर हम कॉल करते हैं उसके एड्रेस से कॉल करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जैसे हमने पिछली बार वैल्यू चेंज की तो टेम्परेरीली सिर्फ जो हमारा लोकल स्कोप था उसमें वैल्यूज चेंज हुई थी। अगर हम ग्लोबली चाहते हैं कि वैल्यूज चेंज हो तो वहां पर हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं। यहां पर मैंने स्वैप फंक्शन लिया, यहां पर मैं पॉइंटर्स का यूज कर रहा हूं। पॉइंटर्स का यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एड्रेस पास करना है और एड्रेस स्टोर कौन करता है? पॉइंटर। कि यहां पर भी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10 प्रिंट करवाया, देन कॉल स्वैप। यहां पर मैंने $x लिखा है, $x क्यों लिखा? क्योंकि मैं एड्रेस को पास कर रहा हूं। एड्रेस को पास किया, x के एड्रेस को मैंने पास किया, वो कहां पर स्टोर हो गया? A स्टार मीन्स A नाम के एक पॉइंटर में स्टोर हुआ। यहां पर मैंने y का एड्रेस पास किया, वो स्टार B मीन्स B पॉइंटर में स्टोर हो गया। यहां पर वही प्रोसेस हम दोहराएंगे। टेम्परेरी लिया, टेम्परेरी में A जो पॉइंटर के वैल्यू है उसको डाला, उसके बाद A स्टार के अंदर हमने स्टार B की वैल्यू डाली एंड B स्टार के अंदर टेम्परेरी की वैल्यू। स्वैप हो गया। यहां पर हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं आफ्टर स्वैप, हमारे जो स्वैप फंक्शन है उसके अंदर। देन हम जो हमारा मेन है उसके अंदर वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए वैल्यूज बिफोर स्वैप क्या थी? 5 एंड 10। आफ्टर स्वैप 10 एंड 5, और जो हमारी मेन में भी है 10 और 5। रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहां पर हमने उसका मेमोरी एड्रेस बताया था, वो उसी मेमोरी एड्रेस में जाकर ही चेंज करता है, ना कि उसके लिए एक अलग से वेरिएबल बना के उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है। ये है बेसिक डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। थैंक यू वेरी मच।